लोगों को आदत हो जाती है रोज सुबह एक गोली ले लेना, इसका क्या साइड इफेक्ट है वो लोग नहीं जानते हैं। अभी रिसेंटली जो साइड इफेक्ट जो पब्लिश हुए हैं पबमेड में, जो काफी हानिकारक हैं, जिसमें कि आपका लीवर डिसऑर्डर्स, किडनी डिसऑर्डर्स, कार्डियक डिसऑर्डर्स, एंडोक्राइन ट्यूमर्स वगैरह, ये सब इसमें है। एसिडिटी के जो सिम्टम्स हैं उसको अनुभूत करने के पीछे ये सब कारण जो है कॉन्टेम्पररी साइंस, वेस्टर्न साइंस, मॉडर्न साइंस बताती है। कोई भी मेडिसिन लेते हैं जैसे एसिलॉग या रेनिटिडिन वगैरह, तो वो उसका असर जो है 24 घंटे में इतना होता है कि एचसीएल का प्रोडक्शन 70% तक रिड्यूस हो जाता है। हरे कृष्णा, मैं आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा आज इस वीडियो के माध्यम से एसिडिटी के बारे में चर्चा करूंगी। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स, इन सब नाम से जानी जाती है। छाती में जलन होना, खट्टे डकार आना, ये एक मुख्य सिम्टम्स हैं इसके, और ये एक आम समस्या बन चुकी है। और इस वीडियो में मैं जिक्र करूंगी कि मॉडर्न मेडिसिन का, जो वेस्टर्न मेडिसिन हैं, कॉन्टेम्पररी साइंस का एसिडिटी को लेके क्या दृष्टिकोण है, उसमें ट्रीटमेंट के क्या मैकेनिज्म्स हैं, और वह किस तरीके से ट्रीटमेंट जो है कार्य करता है, और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। और आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको आयुर्वेद के बारे में बताऊंगी कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण एसिडिटी को लेकर क्या है, और आयुर्वेद के हिसाब से हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पिल गटकना बहुत आसान होता है, बजाय अगर हम आपको बोलें कि आप ये परहेज करिए, क्योंकि आयुर्वेद पहले परहेज को मानता है, निदान परिवर्जन को मानता है, दूसरे नंबर में फिर जो है वह चिकित्सा को महत्व देता है। तो औषधीय चिकित्सा सेकंड नंबर पे आती है, पहले नंबर पे निदान परिवर्जन आता है। तो अगर हम किसी को परहेज करने को बोलें तो वो कहेगा रहने दो, हम पिल ही खा लेते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि पिल गटकना बहुत आसान है, पर उसके पीछे का मैकेनिज्म अगर आप नहीं जानते तो आप वो गटकेंगे। अगर आप वो जान लेते हैं तो कभी ये आप काम नहीं करेंगे पिल को गटकने का। ये फेमस डायलॉग है कि आप अगर कोई भी एक पिल गटकते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई इलनेस जरूर है। क्यों है ये इस वीडियो में पता चलेगा आपको, क्योंकि उजाले का महत्व, उजाले की कीमत तब तक नहीं पता होती जब तक अंधेरा ना देखा हो। तो यदि आप नहीं जानेंगे कि एलोपैथिक मैकेनिज्म क्या है एसिडिटी को ट्रीट करने का, तब तक आप आयुर्वेद की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि कॉन्टेम्पररी साइंस एसिडिटी को लेके क्या व्यू रखती है। देखिए, नॉर्मली देखा जाता है कि स्टमक में एचसीएल का सिक्रीशन होता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना फूड पाइप से होता हुआ पहले ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से फिर स्टमक में जाता है। ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक वॉल्व होता है, जो मस्कुलर रिंग यानी मांसपेशियों का छल्ला समझ लीजिए आप, या वॉल्व को आप डोर समझ सकते हैं। जब भी खाना आता है ईसोफेगस से स्टमक में तो फिर वह डोर खुलता है, और वो वॉल्व खुलने के बाद वह स्टमक में खाना जाता है। और स्टमक में क्या होता है, एचसीएल। स्टमक में एक स्पेशल टाइप की लेयर होती है जो कि एचसीएल से उसको हानि नहीं पहुंचती। एचसीएल का, एसिड का कोई दुष्प्रभाव उसमें नहीं होता है। तो जो पैराइटल सेल्स होते हैं स्टमक के, वह प्रोटॉन पंप एंजाइम्स के प्रेजेंस में, जिसको हम H+K+ ATPase एंजाइम्स बोलते हैं, उसमें वे एचसीएल का सिक्रेशन करते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं स्टमक में जिसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और जिसकी वजह से एचसीएल का सिक्रेशन होता है। और ये एचसीएल जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हमारे खाने को पचाने में ये मदद करता है। और यही नहीं, जो भी खाने के माध्यम से जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे पाचन प्रणाली में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो भी प्रवेश करते हैं, उसको भी ये किल करता है। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी क्षमता में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है जो मैंने आपको बताया। लेकिन जब अबनॉर्मलिटी क्या होती है, जब किसी कारण से ये जो ईसोफेगल वॉल्व था, जिसको मैंने बोला आप दरवाजे समझ सकते हैं, इसके लॉक में समझ लीजिए कोई दिक्कत आ गई और ये थोड़ा खुला रह जाता है। तो क्या होता है, जब खाना अंदर जाता है स्टमक के, और जो एचसीएल में मिलकर जो भी चर्निंग होती है, उसकी वजह से जो वो फ्लूइड होता है एचसीएल मिश्रित, वो जब ऊपर की ओर रिजर्जिटेट करता है तो दरवाजा खुला होने की वजह से ईसोफेगस में आ जाता है। तो स्टमक में तो एक लेयर थी
प्रोटेक्टिव लेयर जो कि उसको HCl के दुष्प्रभाव से बचाती है, पर ईसोफेगस में वह लेयर नहीं है जो कि उसको HCl एसिड के दुष्प्रभाव से बचाए। इसलिए जब ये एसिड बार बार ऊपर आता रहता है तो हमें ईसोफेगस में जलन महसूस होती है, हमें लगता है हमारी छाती जल रही है, जलन हो रही है, और ऐसा लगता है कि खट्टा डकार आ रहा है। तो वो जब ये चीज बार बार होती रहती है तो उससे इसोफेगस फूड पाइप में घाव बन जाते हैं जो कि एंडोस्कोपी के माध्यम से देखे भी जाते हैं, और आगे अल्सर का रूप भी ले सकता है। तो ये सब कारण है एसिडिटी के जो सिम्टम्स हैं उसको अनुभूत करने के पीछे ये सब कारण जो है कॉन्टेम्पररी साइंस, वेस्टर्न साइंस, मॉडर्न साइंस बताती है। अब इसका ट्रीटमेंट इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या दिया जाता है? इसके ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और H2 ब्लॉकर्स। ये दो तरीके की मेडिसिन होती हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिससे आप सब लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं, पेंटाप्राजोल, अमिप्राजोल एक्सेट्रा, और जो H2 ब्लॉकर्स होते हैं जैसे रानिटिडिन, फैमिटिडिन एक्सेट्रा, जो कि बाजार में एसिलॉक, ज़ेंटेक इत्यादि के नाम से आती हैं। जो H2 एंटागनिस्ट होते हैं वो स्टमक के सेल्स को टारगेट करते हैं, रिसेप्टर सेल्स को, और वहां ब्लॉक करते हैं रिसेप्टर्स को, ताकि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर जिसकी वजह से HCl प्रोड्यूस होता है वो ना हो पाए। और इस वजह से जब हम एक बार कोई भी मेडिसिन लेते हैं जैसे एसिलॉग या रेनिटिडिन वगैरह, तो वो उसका असर जो है 24 घंटे में इतना होता है कि HCl का प्रोडक्शन 70% तक रिड्यूस हो जाता है। 24 आवर्स में उसका ये फैक्ट होता है कि HCl का प्रोडक्शन 70% तक कम हो जाता है। तो यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ? HCl के प्रोडक्शन को कम करना। HCl का प्रोडक्शन एक नॉर्मल प्रोसेस है जो जरूरी है हमारे बॉडी में खाने को पचाने के लिए और विरोधी तत्वों को बाहर रखने के लिए। और दूसरा जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे स्टमक में पैराइटल सेल्स होते हैं उसमें जो प्रोटॉन पंप होता है, जो एंजाइम्स सिक्रीट होता है H2 प्लस K2 प्लस ATPase एंजाइम्स, उनको इनहिबिट करते हैं। वो प्रोटॉन पंप को फिर रोक लगाते हैं। उस एंजाइम्स के प्रेजेंस में HCl का सिक्रेशन होता है, वो एंजाइम्स जब नहीं बनते हैं तो HCl का सिक्रेशन नहीं हो पाता है, जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल वगैरह। आप इसलिए देखते होंगे कि पेंटाप्राजोल, आप पेंटॉप DSR वगैरह लेते हैं तो जल्दी आप लोगों को आराम आता है बजाय H2 ब्लॉकर्स के, जैसे कि एसिलॉक वगैरह लेने के बजाय। तो ये मैकेनिज्म मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एलोपैथिक मेडिसिन जो है कार्य करती है एसिडिटी में। तो आपने अगर ध्यान से सुना तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या करते हैं, HCl का प्रोडक्शन ही रोक देते हैं। और वो उसके पीछे बुद्धि ये रहती है कि थोड़ी देर जब तक ये HCl नहीं बनता है, कुछ दिनों में ये ईसोफेगस जो है आपका रिपेयर हो जाएगा, हील हो जाएगा। इसीलिए ये सोच के देते हैं। तो दिस इज जस्ट अ सिम्टोमेटिक रिलीफ, कारण को खत्म नहीं किया गया है इसमें। और यही जब लोगों को आदत हो जाती है रोज सुबह एक गोली ले लेना, इसका क्या साइड इफेक्ट है वो लोग नहीं जानते हैं। अभी रिसेंटली जो साइड इफेक्ट जो पब्लिश हुए हैं पबमेड में, जो काफ़ी हानिकारक हैं, जिसमें कि आपके लीवर डिसऑर्डर्स, किडनी डिसऑर्डर्स, कार्डियक डिसऑर्डर्स, एंडोक्राइन ट्यूमर्स वगैरह, ये सब इसमें है। मैं आपको आपके लिए ये पढ़ देती हूँ। However, widespread PPI use has led to amazing evidence of long-term adverse effects not described previously. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि PPI यूज के ऐसे साइड इफेक्ट्स बताए हैं जो अब इमर्ज हो रहे हैं, और पहले ये साइड इफेक्ट्स नहीं बताए गए, क्योंकि जैसे जैसे स्टडीज और रिसर्चेज होते रहते हैं, नई नई खोज आती रहती हैं। और उन साइड इफेक्ट्स में है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ किडनी, लीवर एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डिमेंशिया यानी कि आपका जो स्मरण लॉस है, मेमोरी लॉस, और स्मृति लॉस जिसको बोलते हैं, मेमोरी का लॉस होना, एंड एंटेरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स का होना, एंटेरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो आप GI ट्रैक्ट के लिए मेडिसिन ले रहे हैं और वहीं पे ट्यूमर्स भी हो रहे हैं इसकी वजह से। और ससेप्टिबिलिटी टू रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, ऑब्वियसली जब आप HCl का सिक्रेशन रोकेंगे तो इन्फेक्शन होना लाजमी है। एंड इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स जो है प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब HCl का सिक्रेशन ही नहीं होगा तो आपका खाना प्रॉपर्ली नहीं पच पाएगा। तो ये कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स हैं इनको यूज करने के। तो अभी आप सोचिए कि आपको करना क्या है। आपको, अगर कोई बच्चा रो रहा है भूख की वजह से, तो आप उसको दूध देंगे
या आप उसका पट्टी से मुँह बाँध देंगे कि भई हमसे इसका रोना नहीं सुना जाता। तो पट्टी से मुँह बाँध देना वही हुआ कि एसिडिटी में आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और H2 ब्लॉकर्स का यूज़ कर रहे हैं, पिल गटक रहे हैं और कारण को दूर करना नहीं दूध देना, वही हुआ कि आप आयुर्वेद का पालन कर रहे हैं और आयुर्वेद को समझें कि आयुर्वेद में क्यों कैसे माना गया है कि एसिडिटी की उत्पत्ति होती है और कैसे जो है उसका ट्रीटमेंट की क्या चिकित्सा की क्या लाइन है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, उसको जानें, निदान, परिवर्जन इत्यादि, जिसका ज़िक्र मैं आने वाले वीडियो में करूँगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली वीडियो में आयुर्वेद का दृष्टिकोण हम ज़िक्र करेंगे एसिडिटी के बारे में और आयुर्वेद किस तरीके से जो है आयुर्वेद में क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, इसके बारे में हम बताएँगे और बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में मैं आपको ट्रीटमेंट भी बताऊँगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। आप बेल को आप रिंग कर लेंगे तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगी जैसे ही आयुर्वेदिक व्यू अबाउट एसिडिटी के वीडियो मैं अपलोड करूँगी। हरे कृष्णा।